नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करने जा रही हूँ लेखिका पुष्पा भाटिया द्वारा लिखी हुई कहानी टूटे कांच की चमक। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले गई। हम सबके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए थे। उस बिल्डिंग में वह हमारा पहला दिन था। थकान की वजह से सबका बुरा हाल था। हम लोग व्यवस्थित होने की कोशिश में थे कि घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक महिला खड़ी थी। अपना परिचय देते हुए वह बोली, मेरा नाम नीलिमा है, आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। आप नए नए आए हैं, यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक कहिएगा। मैंने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा। माथे पर लगी गोल बड़ी सी बिंदी, साड़ी का सीधा पल्ला, लंबा कद, भरा बदन उनके संभ्रांत होने का परिचय दे रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी बाई आई और चाय की केतली के साथ नाश्ते की ट्रे भी रख गई। सचमुच उस समय मुझे बेहद राहत सी महसूस हुई थी। आज रात का डिनर आप लोग हमारे साथ कीजिए। मेरे मना करने पर भी नीलिमा जी आग्रहपूर्वक बोली, देखिए आपके लिए मैं कुछ विशेष तो बना नहीं रही हूँ। जो दाल रोटी हम खाते हैं वही आपको भी खिलाएंगे। रात्रि भोज पर नीलिमा जी ने कई तरह के स्वादिष्ट पकवानों से मेज सजा दी। राजमा चावल, दही बड़े, आलू गोभी और न जाने क्या क्या। तो इस भोजन को आप दाल रोटी कहती हैं? मैंने मजाकिया स्वर में नीलिमा से पूछा तो वह हंस दी थी। जवाब उनके पति प्रोफेसर रमाकांत जी ने दिया, आपके बहाने आज मुझे भी अच्छा भोजन मिला, वरना सच में दाल रोटी से ही गुजारा करना पड़ता है। लौटते समय नीलिमा जी ने 2 फोल्डिंग चारपाई और गद्दे भी भिजवा दिए। हम दोनों पति पत्नी इसके लिए उन्हें मना ही करते रहे, पर उन्होंने हमारी एक न चलने दी। अगली सुबह रवि दफ्तर जाते समय सोनल को भी साथ ले गए। स्कूल में दाखिले के साथ नए गैस कनेक्शन, राशन कार्ड जैसे कई छोटे छोटे काम थे जो वह एक साथ निपटाना चाह रहे थे। ब्रीफ केस लेकर रवि जैसे ही बाहर निकले, नीलिमा जी से भेंट हो गई। उनके हाथ में एक पर्ची थी। रवि को हाथ में देते हुए बोली, भाई साहब, कल रात में आपको अपना टेलीफोन नंबर देना भूल गई थी। जब तक आपको फ़ोन कनेक्शन मिले आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। नीलिमा जी ने 2 दिन में काम वाली बाई और अखबार वाले का इंतजाम भी कर दिया। जब घर सेट हो गया तब भी नीलिमा को जब भी समय मिलता आकर बैठ जाती। सड़क के आर पार के समाचारों का आदान प्रदान करते उन्हें देख मैंने सहजता से अनुमान लगा लिया था कि उन्होंने महिलाओं से अच्छा खासा संपर्क बना रखा है। उस समय मैं सामान का कार्टन खोल रही थी कि अचानक उंगली में पेचकस लगने से मेरे मुंह से चीख निकल गई। तो नीलिमा जी मेरे पास सरक आई थीं। उंगली से खून निकलता देखकर वो अपने घर से कुछ दवाइयाँ और पट्टी ले आईं और मेरी चोट पर बांधते हुए बोली, जो काम पुरुषों का है वह तुम क्यों करती हो? यह सोनल क्या करता रहता है पूरे दिन? नीलिमा दीदी का तेज स्वर सुनकर सोनल कांप उठा। बेचारा वैसे ही मेरी चोट को देखकर घबरा रहा था। जब तक मैं कुछ कहती उन्होंने लगभग डांटते हुए सोनल को समझाया, माँ का हाथ बटाया करो। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि बच्चे आराम फरमाते रहें और माँ काम करती रहे। सोनल अपने आंसू दबाता हुआ घर के अंदर चला गया। मैं अपने बेटे की उदासी कैसे सहती, अतः बोली, दीदी सोनल मेरी बहुत मदद करता है, पर आजकल इंटरव्यू की तैयारी में व्यस्त है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? दरअसल इसे दूसरे स्कूलों में ही दाखिला मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे माउंट मेरी स्कूल में ही दाखिला मिले। क्यों? माउंट मेरी स्कूल में कोई खास बात है क्या? नीलिमा ने भौं उचकाकर पूछा तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। अपने घर किसी पड़ोसी का हस्तक्षेप उस समय मुझे बुरी तरह खल गया था। बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने कहा, यह स्कूल इस समय नंबर 1 पर है। यहाँ आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग भी छात्रों को मिलती है। अजी, स्कूल के नाम से कुछ नहीं होता, नीलिमा बोली। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। यह तो है, फिर भी स्कूल पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को अच्छी प्रतिस्पर्धा मिले तो वे सफलता के सोपान चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इतना याद रखना सविता, इन्हीं स्कूलों के बच्चे ड्रग एडिक्ट भी होते हैं। कुछ तो असामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते देखे गए हैं। इतना कहते कहते नीलिमा हाँफने लगी थी। खैर, जैसे तैसे मैंने उन्हें विदा किया। नीलिमा की ज़रूरत से ज़्यादा आवाजाही और मेरे घरेलू मामले में दखलंदाजी अब मुझे खलने लगी थी। कई बार सुना था कि पड़ोसिनें दूसरे के घर में घुसकर पहले तो दोस्ती करती हैं, बातें कुरेद कुरेद कर पूछती हैं, फिर उन्हें झगड़े में तब्दील करते देर नहीं लगती। एक दिन मैं और पड़ोसिन ममता एक साथ कमरे में बैठे थे। तभी नीलिमा आ गई और बोली, यह तुम्हारा पंखा बहुत आवाज़ करता है, कैसे सो पाती हो?
यह कहकर वो अपने घर गई और टेबल फैन उठाकर ले आई। कल ही मिस्त्री को बुलवाकर पंखा ठीक करवा लो, तब तक इस टेबल फैन से काम चला लेना। पड़ोसन ममता के सामने उनकी यह बेवजह की घुसपैठ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। रवि दफ्तर के काम में बेहद व्यस्त थे, इसलिए इन छोटे छोटे कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। सोनल भी माउंट मेरी स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ खुद को स्थापित करने में कुछ परेशानियों का सामना कर रहा था। मिस्त्री कहाँ से बुलाता, मैं भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाई थी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और एक प्याली चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने टटोलती सी नज़र चारों ओर फेंक कर कहा, सोनल कहाँ है? स्कूल में ही रुक गया है, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेगा, आ जाएगा 4 बजे तक। नीलिमा के चेहरे पर चिंता की आड़ी तिरछी रेखाएं उभर आईं। कभी घड़ी की तरफ देखती तो कभी मेरी तरफ। लगभग 4:15 बजे सोनल लौटा और किताबें अपने कमरे में रखकर बाथरूम में घुस गया। मैंने तब तक दूध गर्म करके मेज पर रख दिया था। नए कपड़ों में सोनल को देखकर नीलिमा जी ने मुझसे प्रश्न किया, सोनल कहीं जा रहा है? हाँ, इसके एक दोस्त का जन्मदिन है आज, उसी पार्टी में जा रहा है। सोनल घर से बाहर निकला तो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, सविता, जमाना बड़ा खराब है। लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी संगत कैसी है, आदि बातों का ध्यान रखा करो। अपना बच्चा चाहे बुरा न हो, लेकिन दूसरे को बिगाड़ते देर नहीं लगती। नीलिमा की आए दिन की टीका टिप्पणी के कारण सोनल अब उनसे चिढ़ने लगा था। उनके आते ही उठकर चला जाता। मुझे भी उनकी ज़रूरत से ज़्यादा घुसपैठ अच्छी नहीं लगती थी, किंतु उनके सहृदयी स्नेही स्वभाव के कारण विवश हो जाती थी। धीरे धीरे मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद रखना शुरू कर दिया। घर के अंदर घंटी बंद करने का स्विच और लगवा दिया। अब जब भी दरवाजे पर घंटी बजती, मैं आई होल में से झांकती। अगर नीलिमा होती तो मैं घंटी को कुछ देर के लिए अनसुनी कर देती और यह समझ कर के घर के अंदर कोई नहीं है, वह लौट जाती। काफ़ी राहत सी महसूस होने लगी थी मुझे। कई आधे अधूरे काम निबट गए, कुछ लिखने पढ़ने का समय भी मिलने लगा। सोनल भी अब खुश रहता था। पढ़ने के बाद जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता वो मेरे पास बैठकर बिताता। शाम को जब रवि दफ्तर से लौटते हम नीचे जाकर बैठ जाते। कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ी, कुछ नए मित्र भी बने। उन्हीं दिनों मेट्रो में एक नई फिल्म लगी थी। हम दोनों पति पत्नी पिक्चर गए थे वर्षों बाद। अचानक रवि के मोबाइल की घंटी बजी। नीलिमा जी थी, बदहवास परेशान सी बोली, भाई साहब, आप जहाँ भी हैं जल्दी घर आ जाइए, आपके घर का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है। धक से रह गया दिल। पिक्चर आधे में ही छोड़कर दौड़ती भागती मैं घर की सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। रवि गाड़ी पार्क कर रहे थे। दरवाजे पर ही रमाकांत जी मिल गए। बोले, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी जी, हमने चोर को पकड़कर अपने घर में बंद कर रखा है। पुलिस के आते ही उस लड़के को हम उनके हवाले कर देंगे। मैंने बदहवासी में दरवाज़ा खोला। अलमारी खुली हुई थी। कैमरा, वॉकमैन, घड़ी के साथ और भी कई छोटी छोटी चीज़ें थैले में डाल दी गई थीं। लॉकर को भी चोर ने हथौड़े से तोड़ने का प्रयास किया था, पर सफल नहीं हो पाया था। एक दिन पहले ही रवि के एक मित्र की शादी में पहनने के लिए मैं बैंक से सारे गहने निकलवा कर लाई थी। कुछ नकदी भी घर में पड़ी थी। अगर नीलिमा ने समय पर बचाव न किया होता तो आज अनर्थ ही हो जाता। मैं और रवि कुछ क्षण बाद जब नीलिमा के घर पहुंचे तो वह उस चोर लड़के को बुरी तरह मार रही थी। रमाकांत जी ने पत्नी के चंगुल से उस लड़के को छुड़ाया, फिर बोले, जान से ही मार डालोगी क्या इसे? तब नीलिमा गुस्से में बोली, कम वक्त पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले गई। हम सबके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए थे। इसके बाद ही पसीने से लथपथ नीलिमा के सीने में तेज दर्द उठा तो सब उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक है। 3 दिन और 2 रातों के बाद उन्हें होश आया। जिस दिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज होना था, हम पति पत्नी सुबह ही अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने हमें समझाया कि इन्हें हर प्रकार की टेंशन से दूर रहना होगा। जरा सा रक्तचाप बढ़ा तो दोबारा हार्ट अटैक पड़ सकता है। रमाकांत जी कुर्सी पर बैठे एकटक पत्नी को देखे जा रहे थे। अचानक उनका गला भर आया। वे कांपते स्वर में बोले, जिसके दिल में जिंदगी भर का नासूर पल रहा हो वह भला टेंशन से कैसे दूर रह सकता है? सविता जी, जिस लड़के ने आपके घर का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया वो हमारा बेटा था। विश्वास नहीं हुआ था अपने कानों पर। लोगों को शिक्षित करने वाले रमाकांत जी और पूरे मोहल्ले की हितैषी नीलिमा का बेटा चोर, जो खुद के स्नेह से सबको सिंचित करती रहती थी, उनका अपना बेटा अपराधी। रमाकांत जी ने बताया, दरअसल नीलिमा ने आप लोगों को कार में बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देख लिया था।
कोई आधा घंटा भी नहीं बीता होगा जब दूध लेकर लौट रही थी कि आपके घर का ताला नदारद था और दरवाज़ा अंदर से बंद था। पहले नीलिमा ने सोचा कि शायद आप लोग लौट आए हैं, लेकिन जब खट खट का स्वर सुनाई दिया तो उन्हें शक हुआ। धीरे से उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद किया और चौकीदार को बुला लाईं। थोड़ी देर में चौकीदार की सहायता से चोर को अपने घर में बंद कर दिया और फ़ोन कर पुलिस को सूचित भी कर दिया। हतप्रभ से हम पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखते तो कभी रमाकांत जी के चेहरे पर उतरते चढ़ते हाव भावों को पढ़ने का प्रयास करते। शहर के सबसे अच्छे स्कूल माउंट मेरी कॉन्वेंट में हमने अपने बेटे का दाखिला करवाया था। टूटते बिखरते स्वर में रमाकांत बताने लगे। इकलौती संतान से हमें भी ढेरों उम्मीदें थीं। यही सोचते थे कि हमारा बेटा भी होनहार निकलेगा, पर वह बुरी संगत में फंस गया। हम दोनों पति पत्नी समझते थे कि वह स्कूल गया है, पर वह स्कूल नहीं, अपने दोस्तों के पास जाता था। स्कूल से शिकायतें आईं तो डांट फटकार शुरू की। मारपीट का सिलसिला चला, पर सब बेकार। उसे तो चरस की ऐसी लत लगी, पहले अपने घर से पैसे चुराता, फिर पड़ोसियों के घरों में चोरी करने लगा। लोग हमसे शिकायतें करने लगे तो हमने स्पष्ट शब्दों में सबसे कह दिया कि ऐसी नालायक औलाद से हमारा कोई संबंध नहीं है। सहसा मुझे याद आया वह दिन जब निर्मला ने स्कूल के मुद्दे को छेड़कर मुझसे कितनी बहस की थी। मेरे सोनल में शायद वो अपनी बेटी की छवि देखती होंगी, तभी तो समय असमय आकर सलाह मशवरा दी जाती थी। यह सोचते ही मेरी आंखों की कोर से टप टप आंसू टपक पड़े। निर्मला की ताकने झांकने की आदत से मैं कितना परेशान रहती थी। यही सोचती थी कि इनका अपने घर में मन नहीं लगता, पर आज असलियत जानकर पता चला कि जब अपना ही खून अपने अस्तित्व को नकारते हुए बगावत का झंडा खड़ा कर बीच बाजार में इज्जत नीलाम कर दे तो कैसा महसूस होता होगा अभिभावकों को। सच, व्यक्तित्व तो दर्पण की तरह होता है। जहाँ तक नज़र देख पाती है उतना ही सत्य हम पहचानते हैं। शीशे के पीछे पारे की पॉलिश तक कौन देख सकता है। काश नीलिमा की प्रतिछवि को पार कर कांच की चमक के पीछे दरकती गर्द की चुभन को मैंने पहचाना होता, पर अब भी देर नहीं हुई थी। वह मेरे लिए पड़ोसन ही नहीं, आदरणीय बहन भी बन गई थी। दोस्तों, भी आप सुन रहे थे पुष्पा भाटिया द्वारा लिखी हुई कहानी टूटे कांच की चमक। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।